पहला प्रश्न है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुषाणों के समय में। दूसरा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर 1, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि की थी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो इसका जवाब है महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर की राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इसका जवाब है 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया और वर्ष 1877 में लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि और भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो इसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। पहली बार भारत आया, तो इसका जवाब हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था नवंबर 1927 में लंदन में, जो कि 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 की सुधारों की जांच करना और इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, यदि दिए जाएं तो उनका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीय ने इस आयोग का जोरदार विरोध किया। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका जवाब है वर्ष 1929 में। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है कि 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया और जिसके कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 1, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग सुरंग से नामक कविता की रचना की। 10वां प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगा खां और सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात
पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं एमपी में। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवाल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर 1। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें कि केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है और यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो इसका जवाब है पंजाब में। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुख रूप से पाया जाता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो इसका जवाब है 5 सही 1/2 फीट। बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5 फुट 6 इंच या 1676 मिलीमीटर। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर और नैरो गेज 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की होती है। अगला प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गोबी का मरुस्थल है चीन में। ऑप्शन नंबर 1। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, उत्तरी चिली में तथा द सिंतो डे सेचूरा उत्तर पश्चिम पेरू में पाए जाते हैं मरुस्थल। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य में, तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के मध्य में। ऑप्शन नंबर 1। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। अगला प्रश्न है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो इसका जवाब है पेरिस से होकर। ऑप्शन नंबर बी। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर स्थित है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है तथा फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर 1। सोज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में सोज नहर का काम शुरू हुआ था और यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्षों में पूर्ण हुआ और 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत बताता है, तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है, तो वो है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एस्परांटो है, तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन। कौन सा कथन असत्य है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। ऑप्शन नंबर सी। यही वाला कथन गलत है, बाकी के तीनों कथन है वो सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का सभापति होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो उसे अधिकार मिलते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। अगला प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका जवाब है 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल धन और वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंधित है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो गुवाहाटी और महाराष्ट्र। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है इनका। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 34 में एक मुख्य न्यायाधीश और जो 33 हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था तो वर्ष 1951 में। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था और इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, परंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए। राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्थाएं की गई थी। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गईं। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है?
तो वो है चतुर्थ 1966 से 71। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66 तक। उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से 1969 के मध्य में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में जाकर प्रारंभ हुई थी, जो कि 1974 तक चली थी। पहली चली थी 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो वो है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेगा? तो इसका जवाब है 8 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की, ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील लोहे मिश्र धातु है। इसकी रचना में 72% लोहा और 17 से 19% क्रोमियम तथा 7 से 9% निकेल और कार्बन का योगदान होता है। अगला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन नंबर डी। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्यूमिनियम के, ऑप्शन नंबर एक। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता और क्रीमी पर कोई प्रभाव ना पड़े। पास्चुरीकरण के समय सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों के द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है तो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर एक। बाकी जो कथन सही है तो वे कथन है कि यह मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो वो हैं एच.जे. भाभा, ऑप्शन नंबर बी। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जवाब है बी साराभाई को, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास 73.4% के साथ। भारत में बिहार की जनसंख्या है तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा राज्य है। अगला प्रश्न है कि दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण एशिया में एकता और सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क की स्थापना की गई थी।
सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ है, तो वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, ऑप्शन नंबर डी। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य में मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के मध्य में नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे और यही 5 पंचशील सिद्धांत कहलाते हैं, जो कि निम्न है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता, समानता और पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल निम्न में से किस क्षेत्र के सुपरिचित नाम है, तो पर्वतारोहण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और सी राजगोपालाचारी को राजाजी CR के उपनाम से जाने जाते थे, यानी कि गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम, लाला लाजपत राय का है पंजाब केसरी और राजगोपालाचारी का है राजाजी या CR। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने की, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन है, तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, तो ये लिखा है नीरद सी चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू ने द गिल्म सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें लिखी। सरोजिनी नायडू ने लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स। नयनतारा सहगल ने ए वॉइस ऑफ फ्रीडम की रचना की। वह भाषा जो कि भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, वह क्या है, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और उसके बाद है बंगाली जो कि दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभिकरण है जिसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस में और जिसकी कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी। लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता आदि पुस्तकों के लेखक हैं अरविंद घोष। मुल्कराज आनंद ने कुली कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर टू लिव्ड एंड ए बर्ड लिखा है। एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी। बाकी के कथन सही है। भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन संगीत से, अल्लाह रखा का संबंध है तबला से और देबू चौधरी का संबंध है सितार के साथ। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका हैं जिन्हें वर्ष 1998 में
देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बांसुरी के विख्यात वादक हैं उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो वो है अरुण शौरी, ऑप्शन नंबर बी। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1997 में प्रारंभ किया गया था। 1998 में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जनसेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश का है बुर्रा, असम का है बिहू, हिमाचल प्रदेश का है नटी और राजस्थान का है घूमर। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक निम्न हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए 1913 में। सीवी रमन को मिला था भौतिकी के लिए 1930 में। मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए 1979 में। अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के लिए 1998 में और कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में। अब हैं भारतीय मूल के विदेशी नागरिक नोबेल पुरस्कार विजेता। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला। वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में मिला 2009 में। BS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में मिला 2001 में और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला 2019 में। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जवाब है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 5000 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में, ऑप्शन नंबर ए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिए जाते हैं? बैडमिंटन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप का नाम है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। 1951 में आयोजित किए गए थे। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बैडमिंटन में, ऑप्शन नंबर ए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। डूरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा 1988 में सर्वप्रथम डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था शिमला में।